हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि बार बार सीटेट की परीक्षा में आपसे बाल मनोविज्ञान में पूछा गया है। ये मात्र 15 प्रश्न होंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इन प्रश्नों को करके आप ये समझ पाएंगे कि आगामी जो आपकी सीटेट की परीक्षा होनी है दिसंबर 2021 में, मतलब दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक, ठीक है, उसमें किस तरह के प्रश्न आपसे बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे जा सकते हैं। चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे वो जूनियर स्तर हो, मतलब 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पूछा जाता है आपसे, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। ये 30 और 31 मत देखिएगा, ये हमारे लिए पहला प्रश्न है। ठीक है, ये जो है हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी। अब देखिए, उभयलिंग समझिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉमन जेंडर की, ना ही मैस्कुलिन की, ना ही फेमिनाइन की। ठीक है, ना ही हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, ना ही स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, हम उभयलिंग की बात करते हैं, मतलब जो दोनों एक ही में समाहित हो जाए। तो अब ऐसी चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ डॉक्टर, इसको पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर, तो डॉक्टर तो लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं ना। तो ये कॉमन में आएगा, उभयलिंग में आएगा। ठीक है, इससे बस समझिए। इंजीनियर, एक लेडी इंजीनियर भी हो सकती है, एक जेंट्स इंजीनियर भी हो सकता है। फ्रेंड, तो फ्रेंड तो मेरी लेडीज़ फ्रेंड भी हो सकती है, गर्ल फ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो फ्रेंड एक उभयलिंग है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, बोला गया इसमें में आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। सही है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, नहीं। स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को नहीं। उभयलिंग में देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों, अभी मैंने जैसा बताया उस गुण की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। देखिए, इसमें बोला गया ना सहयोग, इसको याद रखिएगा कि ये एक जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है, जिसको आप निकटवर्ती विकास का क्षेत्र आप कह रहे हैं, ये कह रहा है कि किसको संबंधित करता है। तो ये संबंधित जानते हैं किसको करता है, ये इसी को करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है, ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बच्चा किसी के सही सहयोग के साथ, सही स्तर के साथ जो है कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई बच्चा अभी नया नया साइकिल चलाना सीखा है, मतलब वो सीख लिया है, लेकिन वो जो है ना गद्दी पे बैठ के साइकिल चलाने में थोड़ा सा डर रहा है। तो आप उसको बोलते हो कि चलो बेटा आप चलाओ, मैं पीछे हूँ। आपने बस हल्का सा सहारा दिया, वो चलाता जा रहा है। आपने अगर पीछे से छोड़ भी दिया तो भी वो काम कर रहा है, बस उसको सही स्तर के सहारे की जरूरत है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये ऑप्शन नंबर 2, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न लेता हूँ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, मतलब क्लास में बच्चे मोटिवेटेड हैं, इसको कब समझा जाएगा कि बच्चे मोटिवेटेड हैं क्लास के? वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी कक्षा में वो सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। एक बात बताऊं, ऑप्शन तो सारे सही हैं, लेकिन सबसे सटीक जो ऑप्शन है सर, मैं आपको बता दूं कि ये है। वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है। देखिए, कभी भी क्लास को हाईली मोटिवेटेड तभी समझा जा सकता है कि बच्चा जो है ना, अपने एफ ऑफ बट को दूर करने के लिए, व्हाट एंड वाई को दूर करने के लिए स्पष्ट, मतलब इस तरह के प्रश्न पूछता है जिससे उसका स्पष्टीकरण मिल सके। ठीक है, चलिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास की बात की जा रही है कि भाषा विकास के लिए सबसे जो संवेदनशील समय है, कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मतलब पैदाइश के पहले का समय, पैदाइश के पहले का समय। अब आप सोच सकते हैं कि पैदाइश के पहले का समय क्या भाषा विकास के लिए ज़रूरी होता है? तो अगर होता है तो ठीक है। मध्य बचपन का समय, मध्य बचपन की बात की जा रही है। ठीक है, मध्य बचपन का समय। उसके बाद वयस्कावस्था, उसके बाद प्रारंभिक बचपन का समय। सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं इन दो के बन रहे हैं, ये दो तो एकदम नहीं है। अब इसमें से आप मेरे को बताइए और कमेंट करिएगा आप मुझे कि भाषा का जो विकास है, ठीक है, किस एज में, मध्य बचपन में या प्रारंभिक बचपन में, कौन से बचपन में
कौन से काल में जो है भाषा का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको कमेंट करना होगा, ये आप मेरे को कमेंट करके बताने वाले हो। ठीक है, और अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक मैसेज करना। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, चलिए। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सतपानीय सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। मैं आपको बता दूं कि एक तो उसके माता पिता खुद ही जो है वो क्या है, खिलाड़ी हैं, और उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण का ये मिला जुला खेल है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन जो हम असेसमेंट करते हैं ना बच्चों का, कितना सीखा, क्या क्या सीखा, हम जो कराते हैं उस हिसाब से उनका आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव, अगर बच्चे में भय होगा आपके आकलन से तो बेकार है ना। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि, जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है कि इससे फीडबैक मिलता है। बच्चे को मिलेगा कि वो कितना सीख गया, ठीक है, और टीचर को मिलेगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको हटाया जा सकता है, और उसको जो सीखने में किस तरह से मैं और अच्छे से मदद कर सकता हूँ, इसलिए प्रतिपुष्टि। अब इसमें केवल आ गया तो केवल वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने नहीं, डिस्क्रिमिनेट मत करिए बच्चों को। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में? देखिए, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी, देखिए यहाँ पे शिक्षक एकाधिकार का मतलब कि टीचर सेंटर्ड क्लास होती है, नहीं। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ओनली इसमें आ गया है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को विद्यार्थी निष्क्रिय। सीखना किसको है, टीचर को सीखना है कि बच्चों को? पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, समावेशी शिक्षा। तो समावेशन की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसको बार बार घुमा घुमा के पूछता है। इसका सही ऑप्शन डी है। देखिए क्यों। जो इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशन है, एक तरह का दर्शन, एक तरह की साइकोलॉजी है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बताया जाता है ना इंक्लूसिव एजुकेशन में कि बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनको जो है क्या करना चाहिए, सामान्य विद्यालय में ही शिक्षण दिया जाना चाहिए। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है विश्वास है, ये मानना है। ठीक है, अगला प्रश्न। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब पार्टिली साइटेड है, उसको देखने में थोड़ा दिक्कत होती है, आंशिक रूप से, आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है। ठीक है, विशेष प्रावधान कराते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता नहीं। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय, मतलब रेगुलर जो स्कूल है उसके लिए। देखिए, अब पार्शियली साइटेड है, उसको दिखाई थोड़ा कम देता है, तो हम ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिखेंगे, उसको थोड़ा आगे बैठा देंगे, तो ये उसके लिए विशेष आवश्यकता हो गई ना उसकी, तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे और नियमित विद्यालय में ही उसको रखेंगे। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जो बच्चे गलतियां और त्रुटियां करते हैं ना, कठोरता से नहीं, बच्चों के साथ भाई कठोर तो होना ही मत। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित नहीं, फिर वही डिस्क्रिमिनेशन की बात। शिक्षक और शिक्षार्थियों के असफलता के सूचक है, नहीं, उन्हें उनके चिंतन को समझने की आवश्यक। देखिए, आपने कोई क्वेश्चन दिया, अगर बच्चा 2+2 5 लिखता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको जोड़ने में दिक्कत है, ये सम नहीं कर पा रहा है, 2+2 वो 4 नहीं कर पा रहा है, इसको समझिए। तो इससे जो है अब उसके चिंतन को, मतलब वो 2+2 ये एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि वो 2+2 क्या होता है, उसको वो सोचेगा। ठीक है, तो आप जो है इसको क्या करेंगे, इसको एक अवसर के रूप में देखेंगे। अरे आप कम से कम, आपको पता तो चला कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे टीचर हैं, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, उसको उसके लिए अलग से लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, या उसकी जो भी आवश्यकताएं होंगी आप उसको पूरा करेंगे और उसके अधिगम में उसको सहायता करेंगे। क्योंकि अब तो जो एडुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और टीचर इज़ वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, हम जो है सुगमकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं कि उनको जो आने वाला कंटेंट है उसको हम आसान करके उनके सामने पेश करें ताकि वो आसानी से सीख सकें। हम उनकी बात कर रहे हैं, किसकी? बच्चों की। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो एडुकेशन साइकोलॉजी, उसका क्या मतलब है? मतलब जो
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेडागोजी अब करते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, अच्छा, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक के अनुमान, अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति उनकी, जी हाँ, मतलब बच्चों को मौका मिले, उनकी जो अभिव्यक्ति, जो वो एक्सप्रेशन देते हैं, जो किसी चीज़ के बारे में अपना तर्क रख देते हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, मतलब होता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ाए जाते हैं आपको। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण वातावरण, देखिए ये तो बात सही है कि ये मिलता है, ये जो है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं उसके अंदर कुछ क्वालिटी आती है वातावरण के प्रभाव के कारण। तो सिर्फ अकेले ये नहीं है, और सिर्फ अकेले ये भी नहीं, जन्मजात 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 में ये आ गया, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, याद रखिएगा। अभी जो लड़की वाला मैंने एग्जांपल पीछे पढ़ा है, एक क्वेश्चन की, कक्षा 6 की जो बच्ची है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है खेल कूद में, क्योंकि और उसके माता पिता भी क्या हैं, मतलब स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। तो जब इस तरह के जीन्स उसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं ना अपने माता पिता से, तो वो उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जीन्स का भी बहुत असर होता है, और पर्यावरण का भी। तो ये जो है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी जो होती है उनकी, उसकी वजह से। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, कौन सा वाला? विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है। देखिए, विकास किससे पृथक होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या पृथक होता है, ठीक है। ये जन्म के साथ प्रारंभ होता है और उसी समय समाप्त होता है। यार विकास तो जो है माँ के गर्भ से लेके, और जब तक इंसान कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाता, जब तक शमशान नहीं पहुंचता, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार, जब भी परिवार की बात आए तो परिवार हमेशा मुख्य कारक होता है। प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन में आता है यहाँ पे, ठीक है ना, मुख्य भूमिका निभाता है। गौण जो है वो स्कूल है, ठीक है। बुद्धि है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि क्या है, एक विशिष्ट योग्यता। देखिए स्पीयरमैन ने जी और एस कारक दिए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बुद्धि सिर्फ विशिष्ट योग्यता ही है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, जी हाँ बिल्कुल, आपकी क्या एबिलिटीज, आपका क्या सामर्थ्य है, उसका ही एक सेट है, एक समुच्चय है, ठीक है, एक कलेक्शन है। एक अकेला नहीं यार, दूसरों को अनुकरण मतलब नकल कराएंगे क्या, मतलब दूसरों को अनुकरण करना मतलब सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना, जो जब वो खाएंगे तब हम खाएंगे, जो वो करेंगे। अरे हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यार, हर एक इंसान एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। कभी कहीं ना किसी न किसी चीज़ में उसके अंदर के डिफरेंसेस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये एक, जो बुद्धि की अगर बात की जाए, इस तरह से लिखा हो तो बुद्धि जो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, जो कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, उसका एक सेट है, ठीक है ना। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण कुछ 15 प्रश्न, जो कि सीटेट परीक्षा में मतलब अलग अलग वर्षों में आपसे पूछे गए थे। और आपको पता है कि बाल मनोविज्ञान का जो पोर्शन है वो पेपर 1 या पेपर 2, मतलब प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र पूछता है आपसे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ प्राइमरी में पूछा, पर प्राइमरी नहीं पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्राइमरी में पूछा है या प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है तो जूनियर में नहीं पूछेगा, 6 to 8 में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। सीटीपी का कोई ये नहीं कि कौन फर्स्ट का कौन सेकंड का, बस आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।